फरवरी से करें। हमारे साथ जो पूर्व सैनिक खड़े हैं, ये राजस्थान चूड़ी से आए हुए हैं और इस जंतर मंतर पे खड़े होकर के अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं OROP में अमेंडमेंट का हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन जो भी सुधार करने की जरूरत है, उसकी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट चुरू राजस्थान से। अच्छा, क्या लगता है आपको आखिर क्या ये वजह है कि सरकार आज के वक्त में ये सुनने को राजी नहीं है? आप पूर्व सैनिक हैं, इसकी सेवा करिए। एक लड़ाई तो देश के लिए लड़ी, एक लड़ाई अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। नहीं, इसमें सबसे पहले आप OROP 2 के बारे में बात कर रहे हैं। मैं OROP 1 की बात कर रहा हूँ, जो 1 जुलाई 14 में लागू हुई। OROP की आवाज़ उठी थी जो कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं उनकी। सबसे कम उम्र में रिटायर्ड होता है कि फौज के कारण फौज में डिसेबल हो जाता है, फौज के कारण या लड़ाई, वो 2 साल नौकरी के बाद या 5 साल नौकरी के बाद या 7 साल नौकरी के बाद या 10 साल, पहला। उसके बाद रिजर्व पिछले 20 साल से बंद कर दिया, आज का रिजर्व नहीं, पुराने हैं अभी जो 85 साल से ऊपर वाले को 5-10%। उन्होंने 62 और 65 71 की तीनों लड़ाई लड़ी। वो 8 साल के बाद पेंशन आता है, फिर साल में 2 महीना बनाते हैं। 14 साल गए, 15वें साल भी नहीं गए तो उसकी पेंशन नहीं होगी, पूरी 15 साल तक जाएगी। उसके बाद फौजी की विधवा आवाज़ इनके लिए उठी थी, उनको वन रैंक वन पेंशन घटा दी गई है। मैं आपको सोलिड एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि एक 17 साल के सिपाही की एक पेंशन होती थी, कोई भी पेंशन, 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन। 15 साल वाले एक सिपाही की पेंशन होती थी, वही पेंशन विधवा की होती थी, वही रिजर्व की होती थी, वही मेडिकल बोर्ड। 1 जुलाई 2014 के बाद एक सैनिक की 15 साल वाले की पेंशन है 17,300 के आसपास। विधवा की पेंशन 17,300 होनी चाहिए थी, उसकी घटा कर 9,000 रुपया कर दी, जो कम से कम पेंशन पूरे भारत सरकार ने घटा दी। उसके बाद रिजर्व की पेंशन घटा दी। उसके बाद उस मेडिकल बोर्ड वाला जो 15 साल नौकरी नहीं करके आता, उसको सर्विस एलिमेंट में सिपाही के बराबर मिलता था, वो भी घटा दिया और उसकी डिस्पेरिटी एलिमेंट की। सबसे बड़ा धोखा तो ये, इसका कैसे धोखा हुआ? 58,000 करोड़ रुपया OROP में खर्च किया गया, उसका 57% अमाउंट 3% आर्मी ऑफिसर को गया और 30% 97% को दिया गया। इसमें वो गए कहते हैं सबसे कम उम्र वाला मेडिकल बोर्ड, सिपाही, रिजर्व और फौजी की विधवा की पेंशन वन रैंक वन पेंशन में घटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अभी रूलिंग दिखा सकता हूँ, संवैधानिक बेंच की रूलिंग है। सही कह रहे हैं, देखिए आप देश के सैनिक हैं, मैं किसी भी बात पे शक नहीं कर रहा हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा जरूर हुआ होगा, तभी तो आप कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिनकी फौज की वीरांगनाएं जिनकी आप बात करें, जिनकी पेंशन बढ़ा दी गई, क्या सरकार को ये नहीं पता कि जिनके जो हस्बैंड हैं, मैं एक चीज़ जानता हूँ, इस देश में जो जवान, खास करके जो फौजी जवान हैं, उनके घर के हालात मेरे को मालूम अच्छा, उस हालात के से लड़ते हुए किसी तरह से वो फौज में जाता है, भर्ती होता है और फिर जाके देश की सेवा करता है। उस बीच में कोई ऊंच नीच हो जाता है, उसके बाद उसके घर में कोई, शायद बहुत सारे घर में कोई कमाने वाले भी नहीं बचे होते, पूरी परिवार उसी पेंशन पे डिपेंडेंट है। चाहे उस फौजी का अगर बच्चा होगा कोई, तो वो उसका पढ़ाई लिखाई से लेकर सब उसी पर निर्भर करता है। लेकिन क्या ये घटाना, क्या ये सरकार को ये चीज़ें पता नहीं है? महंगाई कहाँ है, सब कुछ कहाँ है आज के वक्त में, और उस वक्त में पेंशन बढ़ाने की बजाय कम करना, तो किस न्याय संगत के तहत ये किया गया? नहीं, आप एक चीज़ देखिए, जब फौजी शहीद होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री, पूरा मीडिया में इतनी जबरदस्त की। अब मैंने बताया कि विधवा की पेंशन घटा दी। फौज में 4 पेंशन प्रकार की होती है, एक ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, एक सिपाही पेंशन आ जाता है या गुजर जाता है उसकी डिसेबिलिटी होती, दूसरी स्पेशल फैमिली पेंशन। मैं खाली विधवाओं की बता रहा हूँ, डिसेबिलिटी की भी बताऊँगा। मैं खुद डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा हूँ, मुक्त होगी, उसको बोलते हैं स्पेशल फैमिली। फौज के कारण डेथ होती है, उसको स्पेशल फैमिली पेंशन है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30% है, वो 60% मिलती है। उसके बाद एक इनहेंस पेंशन है, रिटायरमेंट से 1 साल 2 साल, उसको 10 साल तक
60% मिलती है, उसके बाद कम हो जाती है। एक वार विडोज पेंशन जो लड़ाई में एने में बन जाती है, उसकी उससे डबल होती है। अब इन्होंने 9,000 पेंशन कर दी, आज उसकी 17,300 रुपया पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती, स्पेशल फैमिली पेंशन होती 34,600 रुपये, और वार विडोज की पेंशन होती 68,000 होती अभी कितना है? रूल में होती। अच्छा। इन्होंने ये 1 जुलाई 14 के बाद जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन घटा दी, तो स्पेशल फैमिली पेंशन भी नहीं बढ़ाई, वो भी घटा दी, और वार विडोज की पेंशन भी घटा दी। वार विडोज का मतलब है आज के दिन एक सिपाही का टोटल उसकी सैलरी कितनी है, इंक्लूडिंग डीएर, महंगाई, राशनरी, उसकी वाइफ को 4 लाख मिलना चाहिए। 1972 का वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है। 18 दिसंबर 1972 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में घोषणा की थी। वो लेटर है 1947 का आपको होता है, उसमें भी इन्होंने कटौती की। अब मोदी जी ने कहा मैंने पेंशन दे दी, मैं भी कहती हूँ दिए, पैसा तो दिया है, किसको दिया है? जिनके लिए आवाज़ उठी थी उनकी हटा दी, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए? भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि जो आदमी आर्मी ऑफिसर 33 साल 32 साल सर्विस करके, 32 से 40 साल तक सर्विस करके, और जो आदमी 55 से 60 साल तक नौकरी करता है, उसका पेंशन का वर्थ एग्रीमेंट पेंशन तो उसको दी थी, जिसको 30 साल और 28 साल में आता है उसको मिलनी चाहिए थी। ये वन एग्रीमेंट पेंशन उनको दी है जिसको नहीं मिलनी चाहिए थी। वार OP 2 में 28,000 रुपया करोड़ बजट बताते हैं, हमारे जो 97% को 10%, 97% को 10% और 90% उन आर्मी ऑफिसर को दी। अब आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं रिस्पेक्टिव पेंशन ले रहा हूँ। पहले सिपाही से ओहदा तक एक रेट फिक्स थी, घटा नहीं सकते, मैं कोर्ट में जाऊँगा, जीतूँगा। पहले भी इन्होंने डिस्पैरिटी का 96 में आर्डर निकाला था, 96 वाले के बाद 50, 75, 100% मिलेगी, पुराने वालों के लिए नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हो गया, वो सब कुछ। पहले हमें पेंशन DA नहीं मिलता था, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आर्डर करवाया। मैं NXCC का पर उठता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुआ। 2 फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी। मैंने फौज में नौकरी करी 15 साल, सिविल में आकर नौकरी करी। मैंने मरने के बाद वाइफ को बोलते 1 दिन, वो भी हम कोर्ट से लेकर आए। पहले मैं मेडिकल बोर्ड आ गया, मेरी ये टांग काट दी, डॉक्टर ने लिख दिया 80%, इलाहाबाद में एक डॉक्टर कहेगा 25%। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जिस डॉक्टर ने लिख दिया आप कम नहीं करोगे। आपको बड़ा अच्छा मैं ये बात बताता हूँ, अब लद्दाख में नौकरी करते हूँ, आजकल वातावरण खराब है। 20, 30, 40 साल पहले लद्दाख का वातावरण ऐसा था, कोई भी फौजी 3 साल रहता तो नपुंसक हो जाता। यस, उसको मोर्च से घर भेजते। यदि आप रेगिस्तान में चले गए, क्या वजह थी उसकी नपुंसक होने की? वो हवा का वातावरण नहीं है, मैं गया हूँ, ऑक्सीजन नहीं है। मैं गया हूँ, मैं लद्दाख रहा हूँ, मैं 6 महीने वहाँ रह गया हूँ। आप 6 महीने रहे हो? मैं फौजी तो नहीं था ना, मैं इसे कर रहा हूँ, मैं सिविलियन था, मैं 6 महीने वहाँ रह के आया हूँ, फौजी माहौल में ही रह के आया हूँ। तो आपने ये बोला हैपो नाम की डिजीज होती है, हाई एल्टीट्यूड डिजीज होती है ना वहाँ पे ऑक्सीजन कमी की वजह से। इम्पोर्टेंस नपुंसक का अब रह के आए पुराने फौजियों में 100 में से 40%। मैं वो नहीं हुआ जो आप कह रहे हो। अब मेरी बात को सीधी असली की बात नहीं नहीं, कर, आपने कहा ना, मैं था। आपको होगी नपुंसक। अब लद्दाख इसमें कच्छ में चले गए तो दमा हो सकता, वहाँ का दलदल है, ये है वो है। अब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर चले गए, टेम्परेचर 55 है, अखबार में नहीं लिखते, उसको भी अब TB, दमा, इम्पोर्टेंस की बीमारी थी। इलाज तो कराओगे, क्यूरेबल है, आपने आगे इलाज करा लिया। पहले 2 साल के बाद री-मेडिकल बोर्ड होता है, 2 साल के बाद गए, अरे आपकी तो TB ठीक होगी, आपकी दमा भी ठीक हो गया, आपकी पेंशन पर, नौकरी भी गई और पेंशन भी गई। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक बार जो आपने पेंशन दी वो 4 लाइफ जवान को मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद घटा देते थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोबारा री-मेडिकल बोर्ड नहीं होता आजकल, 4 लाइफ जो डॉक्टर ने लिख दिया वो देगा। बीमारी बढ़ती है तो इंडिविजुअल प्रार्थना पत्र देगा, मेरी बीमारी बढ़ गई, तब ये री-मेडिकल बोर्ड का एक बार उसकी बीमारी, उसकी डिस्पेरिटी बढ़ाई जा सकती है। ये है डिस्पेरिटी का हिसाब। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। मेरे को 15 साल वाला का सिपाही हो या 20 साल का हवलदार हो, सिपाही से हवलदार तक एक अमाउंट मिलता है, जेसीओ को एक, नाइट सुल्तान से लेकर, और ऑफिसर का एक अमाउंट।
वर्धमान पेंशन में एक टेबल निकाला है कि OR का 12,000, हवलदार तक 12,000, GSF का 17,000, ऑफिसर का 27,000, 100% डिस्पेंस। लड़ाई में इसका डबल रेट है, लड़ाई मर जाती डिसेबल हो जाता तो उसके डबल रेट हो जाता। उसने इस पेंशन को भी मेरे 12,000 से घटा कर 8,000 रुपये लगा। मुझे दुख नहीं, ऑफिसर को क्यों दे दिया? दे दो, अरे और दो। दुनिया कहती है ऑफिसर को दे दिया, देना चाहिए, मिलना चाहिए। ऑफिसर को 27,000 में बढ़ाकर ऑफिसर की पेंशन तो 1 लाख और 1.5 लाख रुपया रिश्वत की पेंशन, और मेरी 12,000 से घटाकर 8,000। दुख ये है कि यदि ऑफिसर को सर्विस पेंशन, डिस्पेंसरी पेंशन 4 लाख रुपया देते हो तो हमें भी 2 लाख रुपया दे दो, और जो देश के लिए शहीद हो गए 2 लाख ही मांग रहे हैं, उनसे आधा दे दो। जो देश के लिए शहीद हो गए उनकी विधवा की पेंशन तो तुम पूरी दो, लास्ट पेड इंक्लूडिंग राशन मनी, कुछ तो रेशो होना चाहिए, रैंक और प्रमोशन सब होना चाहिए। सारी बात आपने पूरी पेंशन एक्सप्लेन की, जनता के समझ में आ गया। अब ये मुद्दा ये है कि सारे दर्द आपने बयान किए, उस दर्द की दवाई ढूंढने के लिए आप लोग लगातार सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस महीनों से अलग अलग राज्यों में और जंतर मंतर, जिसको दवा देनी है वो सुनने को राजी नहीं है। आखिर मुझे क्या? देखो मैं बताऊँ, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, राजा महाराजाओं की हो, राजा महाराजा अपने गुप्तचर रखते थे, रात को भेष बदली करके घूमते थे, नंबर 1। ये भी सरकार है, इनके पास अपने वो IB वाले हैं, गुप्तचर हैं, पुलिस के गुप्तचर भी हैं, रिपोर्ट तो सारी लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार, सबसे बढ़िया सरकार अपने गुप्तचर से सही राय लेकर उसको सुनकर निवारण करे। अब 3 अप्रैल को हिंदुस्तान के 772 जिलों के अंदर 4-4, 5-5 हज़ार फौजियों ने कलेक्टरों को मेमोरेंडम दिया है, और कोई सरकार कहेगा हमें मालूम नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा वो सरकार चलाने के लायक ही नहीं है प्रजातंत्र के हिसाब से। 772, 1947 के बाद ऐसा जुलूस नहीं हुआ, बड़े बड़े जुलूस आए। 772 जिलों में कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के वहाँ मेमोरेंडम दिया, हर जुलूस में कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 तक फौजी। किसी ने देखा क्या? किसी को दिखाया गया? किसी भी न्यूज चैनल पे, नेशनल टीवी पे आपने देखा जिसका जो चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं, क्या ये जो कह रहे हैं 772 जिलों में किसी एक जिले की भी रिपोर्ट आई कि फौजी पहुंचे आज वहाँ पे मेमोरेंडम देने के लिए? नहीं दिखता साहब। अच्छा अब देखिए, आपका ये नासिक से बॉम्बे एक जुलूस निकला था किसानों का, 200 किलोमीटर। किसानों का इतना डिसिप्लिन था, किसी को उन्होंने परेशान नहीं किया। हमारा डिसिप्लिन 772 को दिया, फौजियों ने बदतमीजी नहीं, गाड़ी गलौज नहीं, अनुशासन, लाइन में जाकर उदाहरण पेश करते मेमोरेंडम। अब उसके बाद आप लोग कहते हैं मोदी मीडिया। मैं कहता हूँ 47 से लेकर आज तक यहाँ भी धरना दिया और कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। उस चीज़ की किसी भी राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया में न्यूज़ नहीं आना, इसको आप क्या? चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। एक स्तंभ का तो आपने मर्डर कर दिया, चौथा स्तंभ आज के दिन हिंदुस्तान में नहीं है। किताब में पढ़ाने के लिए डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। जो उसे भजनलाल के लड़के ने शादी कर ली, इतना दिन के बाद उस हीरोइन ने शादी कर ली, उस हीरोइन के ये कपड़े थे, उसका ये ड्रामा था, तो सुबह शाम को आप टीवी के किस हीरो की बेटे के साथ किस चक्कर चल रहा है वो आएगा। एक आ रहा है यूपी में, उसको इतना दिन किसने बढ़ने दिया? जो उसका था उससे बड़ा तो कोई डकैत ही नहीं था, सारे MLA मार दिया सारे, और आज पूरे दिन वो न्यूज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ जो 1962, 65, 71 की 15% विधवा, कारगिल की 20% आज जिंदा हैं, अरे उसकी बात भी तुम मीडिया वाले उठा दो, बहुत बढ़िया बात। उसको भी आप उठा कर लागू कर दो, और सरकार को भी सुनना चाहिए। इको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे फौजियों में से 70% फौजी ऐसे हैं जो मोदी के सपोर्टर हैं। मैं भी सपोर्टर हूँ, इसलिए सपोर्टर हूँ कि मोदी जी ने फौजियों को बैलेट प्रूफ बढ़िया नहीं मिलती थी। इससे पहली सरकार उसने लाते बढ़िया जूते लाती थी, बढ़िया वर्दी लाती थी, मौसम के हिसाब से बढ़िया खाने का बंदोबस्त किया,
सड़कों की बिछाई, नए हथियार भी दिए और सारी चीज़ का फौजियों को बंदोबस्त किया। और उन फौजियों के साथ जाता आप दिवाली होली मनाते हो, मिठाई बनाते। अरे मोदी जी, हम वही फौजी हैं जिनको आप मिठाई बांटते हो, जाते हो। हम आपसे आधे किलोमीटर दूर पे बैठे हैं, हमने भी 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम वही देश के नागरिक हैं, हम वही फौजी हैं, हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम कोई चाइनीज की नहीं है। और दूसरी चीज, अरे प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के जज रात को खोलते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के 30 जज बैठा दीजिए सामने रक्षा मंत्री जी को और वित्त मंत्री को बैठा दीजिए। उनके साथ सेक्रेटरी एक्सपेशल बिल थे, जॉइंट सेक्रेटरी एक्सपेशल बिल थे, डायरेक्टर ऑफ पेंशन और एक्सपेंडिचर का जॉइंट सेक्रेटरी हर मंत्रालय में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको बैठा दीजिए। सामने हम 7 फौजी को बैठा दीजिए। 1947 से आज तक के जो गवर्नमेंट के लेटर हैं, जो हमें मिलना चाहिए था काट दिया, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनका दे दिया, सारा प्रूफ आपको दे देंगे, वो जो जज फैसला कर देंगे। क्यों फौजियों को धूप में बैठा रखते हैं? जज आप मर्जी में आओ, सुप्रीम कोर्ट को 2 रिटायर्ड जज बैठा दिए। और आपने एक जज बैठाया था 1 जुलाई 2014 के बाद। मैं NXCC का प्रवक्ता, उस टाइम के रक्षा मंत्री पानीकर से पर्सनली मीटिंग हुई, ये सारी बातें बताई लिख के, पर हाँ बात जायज है। भगत सिंह कोश्यारी जी को साथ ले गए, जिसने रिपोर्ट दी, मैं फोटो दिखा। उसके बाद ये रक्षा मंत्री बनी थी अपनी आजकल वित्त मंत्री है, इनसे मीटिंग करके आई निर्मला सीतारमण। मैं बोला ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक रूलिंग है, हम कोर्ट में जाएंगे, आप हारोगे और हमें दुख होगा कि हमारी सरकार के बरन नहीं, आप कोर्ट में जाना हम कर देंगे। राजनाथ सिंह से ये बात हुई, जेटली जी से भी बात हुई। लेकिन 2024 के बाद ऐसा क्या है कि रक्षा मंत्री के बाद हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी वो 14 बार मीटिंग करके आए हैं इसी सब्जेक्ट में। हाँ भर लेते हैं, करते कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ है, PM ने बोला ये फौजी सारे धरना देते हैं ना, वो सतबीर से चिढ़ते हैं, मैं भी चिढ़ता हूँ, उसके भाषा यहाँ नहीं बोलूँगा। वो जनरल के नाम पर करोड़ों रुपया कमाया, कोई प्रूफ चाहिए तो मैं सारे प्रूफ ग्रुप भी दे देंगे, बिल्कुल प्रूफ। FIR लिखवाई थी, बेल करवा के जाए चंडीगढ़ आए। कार्रवाई कौन करेगा उन पर? कोई नहीं करेगा, सारी जुडिशरी भी, रजिस्ट्रार भी, सारा ढांचा आवा खराब, बोलते भ्रष्टाचार नहीं, जुडिशरी भी सारे रिकॉर्ड। मैंने कार्रवाई कौन करेगा इस पे इसलिए बोला कि अब मेरी उसी को मेन चीज को सुन, इतनी बड़ी बात होते हुए क्या कारण है? जुलाई 2014 के बाद कितनी मीटिंग हुई, क्या क्या मेमोरेंडम दिया, इतना तो बता कर बोल दो तुम्हारा मेमोरेंडम गलत है, ये डिमांड जायज है, ये डिमांड गलत है, ये सही है, कुछ तो बताना चाहिए। कुछ भी नहीं बताया। ये करते प्रजातंत्र तक, एक तो डेमोक्रेसी मैंने चौथा अंक तो पहले बता दिया, और दूसरा अंक है कि यदि आप प्रजातंत्र तरीके में मंत्रिमंडल है, मिनिस्टर हैं, MP हैं, IAS IPS से काम लेना आपकी जिम्मेदारी। आपने किस अधिकारी को बोला ये वर्धक पेंशन लागू करना है, उस अधिकारी ने क्या जांच करी, उसने कैसे इम्प्लीमेशन किया? इतना बजट उनको लुटा, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उसको तो आपने दे दिया, जिनको मिलना चाहिए था उसको काट दिया। सरकारी पैसे का खरबों रुपए का ये गबन है। इस प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भ्रष्टाचार की मीटिंग यहाँ भी बता दीजिए। सरकार का खजाना लुटा दिया, उनको लुटा दिया जिनका हक नहीं था। आज आर्मी के मेडिकल ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन कितनी डेढ़ लाख, मेरी 4.5 लाख उनकी 1.5 लाख, एक अचंभे का। आजकल रिटायरमेंट के टाइम पर आर्मी ऑफिसर 45 से 48% तक डिसेबिलिटी पेंशन ले, 50% आर्मी ऑफिसर डिसेबिलिटी पेंशन ले, एक 1.5 लाख खजाना तो वहाँ खाली हुआ। और आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर 55 और 60% ले रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया लद्दाख में, हाई एल्टीट्यूड में, रेगिस्तान में, कच्छ में, उनकी कितनी 15 से 18%। जिसकी हालत भी बीमार होना चाहिए, जिसको डिसेबिलिटी मिलनी चाहिए, किस कंडीशन में बीमार हुआ है, उनकी डिसेबिलिटी है 15 से 18%। सर आपकी सारी बातें जो कहीं एक एक चीज आपने छिलका उठा दिया, जनता को समझ में आती है, सरकार को भी आपने एक बात कही कि खजाना कहाँ खाली हुआ। मैं छोटा सा अगर आपको बताता हूँ खजाना कहाँ खाली हुआ। 2014 में हमारी मोदी सरकार आए, मनमोहन सरकार जा रही थी, 2,41,000 करोड़ का NP है।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये RTI के सारे 2023 में मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो जब वो 20 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया तो बैंक को मर्ज कर दिया गया कि सबकी किताब 31,000 करोड़ का फ्रॉड पिछले 10 सालों में 2014 से पहले आज के वक्त में RTI की आंकड़ा, RBI का आंकड़ा कहता है कि 8 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ। खजाना कहाँ जा रहा है? GST में घोटाले का एक मैंने बताया था, किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। हर राज्य में किस तरह से खिलवाड़ चल रहा है टैक्सों के साथ। वो पैसे किसके हैं? आम जनता के हैं। वही पैसे तो खजाने में जाते हैं जब हम आप टैक्स भरते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आप जिस तरह से हमारे फौजी बयान करते हैं, पिछले 2 महीने से तो यहाँ करे हैं और सालों साल से ये संघर्ष लड़ते आ रहे हैं ORP इम्प्लीमेंट होने के बाद भी, उनको चंद हजार करोड़ रुपए साल के बढ़ोतरी करके तो सबको ORP का जो एक्चुअल बेनिफिट होना चाहिए वो मिल जाए, वो देने में बड़ा पेट में चल रहा है। कोई उस पर खजाना दे वो जा रहा है, उसमें ये आ रहा है। इसमें जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहे हैं। आपने कहा ना कि कमेटी बिठा लीजिए जिसपे भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ, कौन बिठाएगा? और इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। आप भी 9 साल से तो जगह ही आँख खोल के बैठे हैं। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने कर लिया किसी भ्रष्टाचार के ऊपर? कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है? तो सवाल जब तक किसी, ये आज मौजूदा सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार लोकतंत्र में आएगी